और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में आज शामिल हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और विकास वित्त पोषण की आवश्यकताओं को देखते हुए जो MDBs हैं इनको सफल रास्ते पर जाना ज़रूरी होगा और भारत इस एजेंडे को काम करने के लिए जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है उस साउथ अफ्रीका की उसके साथ काम करने को तैयार है। आपको याद होगा कि G20 प्रेसिडेंसी के दौरान जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, खासतौर पर वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं में रिफॉर्म्स की पेशकश की थी और G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने स्पष्ट किया था कि MDBs में रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। उन्होंने खुशी जताई कि ब्राज़ील इस मुद्दे को और आगे लेकर के गया है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के साथ जो अगली प्रेसिडेंसी 2025 की है उसके साथ भी इस मुद्दे पर काम करना जारी रखेंगे। आपको याद होगा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट G20 की भारत की प्रेसिडेंसी के केंद्र में था। DPI पर कैसे मदद की जाए और ख़ासतौर पर ग्लोबल साउथ को साथ लेकर के चलना, अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किए जाने के बाद अब अफ्रीकन यूनियन के देशों के साथ जो बातचीत है वो भी लगातार जारी है। वित्त मंत्री ने एक बार फिर से अपने इंटरवेंशन में कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ के जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को ख़ासतौर पर G20 की ग्रुप को समर्थन देता हुआ नज़र आता रहेगा। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा संकेत दिया कि भारत की सीमा से लगे पड़ोसी देशों से जो निवेश पर पाबंदियां लगी हैं वो जारी रहेंगी। अमेरिका के वॉर्टन बिजनेस स्कूल में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम व्यापार चाहते हैं, निवेश चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ सुरक्षा उपायों की भी आवश्यकता है क्योंकि भारत एक ऐसे पड़ोस में स्थित है जो बहुत बहुत संवेदनशील है। और मैं आंख मूंद करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। ये सच है कि निवेश के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, ये आ कहाँ से रहा है। दरअसल सवाल उठने लगे थे कि भारत चीन सीमा विवाद पर जो भी हाल में ही सहमति बनी है उसके बाद क्या निवेश को लेकर के भी जो पाबंदियां लगी हैं उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। सवाल ये भी उठा था कि जो भारत के इस साल की इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये कहा गया था कि चीन से निवेश को हमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री ने अब ये स्पष्ट संकेत दिया है कि संवेदनशील देशों से निवेश को आकर्षित नहीं किया जाएगा। ये बड़ा बयान और शायद उन आशंकाओं का रिबटल कहा जा सकता है जिसमें ये सवाल उठने लगे थे कि क्या चीन से निवेश को भारत अब सहमति दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई सारे प्रोग्राम्स में शामिल हुई। एक दूसरे प्रोग्राम में वाशिंगटन में ही उन्होंने कहा कि जो भारत की प्राथमिकता है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है बल्कि रणनीतिक और शांतिपूर्ण बहुपक्षवाद की नीति हमेशा से भारत ने अपनाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के भविष्य को आकार देने पर काम करने की आवश्यकता है और वित्त मंत्री का जो अमेरिका दौरा है वाशिंगटन में जारी है और 80 साल पूरे हुए हैं इन संस्थाओं की, जिसमें खासतौर पर वर्ल्ड बैंक और IMF की बात की जाती है। 80 साल पूरे होने के अवसर पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें भारत की प्राथमिकता, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भी भारत है, लेकिन भारत अपने जो बहुपक्षवाद का समर्थन है उस पर अपनी नीति को जारी रखेगा। A thought of my Prime Minister came in, and this is well thought through. He once said India's priority is not to impose its dominance. In the sense we are the biggest democracy, we have in the world the largest population. The fact that today 1 in every 6 person in the world is an Indian. And you just cannot ignore our economy and the way in which it is growing. That's a second. And third, the skilled manpower which today is in India. India has always stood in favor of multilateral institutions. We didn't want any time undermining of any multilateral institution. But shaping the future is one very ambitious, nice goal, and we need to follow that. And we need to have Bretton Woods institutions work on that, rather than reacting to future developments. A thought of my Prime Minister came in. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वित्त मंत्री ने भी कहा कि कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो जो बहुत दूर है भारत से, या फिर पड़ोस में ही जो चीन है, वो भारत की उपेक्षा नहीं कर सकते। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित इस चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, फिर भी भारत अपना डोमिनेंस नहीं, अपना प्रभुत्व नहीं बढ़ाना चाहता। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में हर 6 में से 1
व्यक्ति भारतीय है और दुनिया भारत को इसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही स्किल्ड मैन पावर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के विकसित देशों में कई बड़े कॉरपोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस को अपना सोल्यूशन दे रहे हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में कहा कि भारत ने संकट के समय में अपने पड़ोसियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद के पहले बिना किसी शर्त के वित्तीय सहायता प्रदान की है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने ये कहा और उन्होंने कहा कि ऐसे देशों को उनको दी गई सहायता का जिक्र किए बगैर उन्होंने बताया कि अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे भारत खड़ा रहा। इसलिए ब्रेटन वुड्स के तेज संस्थानों के वहाँ जाने से बहुत पहले ही भारत वहाँ पहुँचा और मदद की राशि का बेहतर इस्तेमाल हुआ। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस एट 80 अगले दशक के लिए प्राथमिकताएं, इस विषय पर ये चर्चा आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने कई अफ्रीकी देशों को अपने संस्थान, पोर्ट्स, पुल सचिवालय और रेलवे स्टेशन बनाने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत वैश्विक दक्षिण देशों को यानी ग्लोबल साउथ के देशों को लगातार मदद करना जारी रखेगा। और विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन डीसी में पहुंचे निर्मला सीतारमण ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एक राउंड टेबल बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने केवल कठिन बुनियादी ढांचे में निवेश करके बल्कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों के निर्माण के माध्यम से संस्थागत क्षमता के निर्माण में भी विकास सुनिश्चित किया है। वित्त मंत्री ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल में शामिल हुई। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कई मुद्दों पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के साथ भी मुलाकात की। वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल उनके साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए गया हुआ है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी वित्त मंत्री के साथ चर्चा में नजर आए। प्रोफेसर मनोज पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में, पूर्व निदेशक हैं IIFT के। पंत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं, G20, क्योंकि ये खबर अभी अभी आई है कि G20 के जो केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स हैं उनकी बैठक भी चल रही है। वित्त मंत्री ने अपना इंटरवेंशन दिया है। पहला सवाल यही कि जो प्रेसिडेंसी में हमने लक्ष्य तय किए थे दिल्ली डिक्लेरेशन के दौरान G20 में भारत में, उसको ब्राज़ील कैसे आगे बढ़ा रहा है, और ख़ासतौर पर MDB रिफॉर्म्स का जिक्र आज वित्त मंत्री ने किया है, जिससे भारत लगातार अपना समर्थन देने की बात कर रहा है। सर देखिए, ऐसा है, G20 एक संस्था है जो आपको याद होगा कि 2000 के शुरू में 2008 के बाद स्टार्ट किया था, जब वो ग्लोबल रिसेशन हुआ। तो G20 और इंस्टीट्यूशन जैसे आगे चलता है, इसकी प्रेसिडेंसी घूमती रहती है देशों के बीच में। तो आपने ठीक कहा कि MDB को फोकस किया था इंडिया ने, हिंदी जो हमारे यहाँ पर जब अध्यक्षता थी इसकी G20, अब ये ब्राजील इसी को आगे लेगा, दैट इज नो डाउट। अब किस स्पेसिफिक MDB की आप बात कर रहे हैं, इफ यू कैन स्पेसिफाई। बिल्कुल। तो अगर हम IMF की बात करें सर, तो वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर IMF की बात करें तो कोविड के दौरान, चूंकि प्रेसिडेंसी तो भारत की बाद में आई, कोविड के दौरान IMF को जैसे पहुंचना चाहिए था उन्होंने मदद नहीं की, और भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मदद का हाथ बढ़ाया, और इसलिए उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब देखिए, थोड़ी हिस्ट्री देखिए। ये जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस हैं, दो ब्रेटन ट्विंस हैं, लेट 1940s में स्थापित किए गए थे। एक था वर्ल्ड बैंक, था IMF। वर्ल्ड बैंक का पर्पस था लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन, IMF का था शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट डिफिकल्टी लोन। लेकिन मुश्किल ये है जो आप कह रहे हैं कि और देशों को नहीं मिला था उस समय IMF का, क्योंकि IMF के दौरान IMF का सिस्टम ये है कि जब वो देते हैं किसी को सहायता, तो उनमें कुछ कंडीशनैलिटीज होती है जी। अब कोविड के टाइम पे कंडीशनैलिटीज को एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोविड के टाइम तो बगैर पूछे देना है पैसा जी। लेकिन IMF कोई बगैर पूछे नहीं दे सकता है। सो देयर शुड बी सम सिस्टम कि अगर गॉड फॉरबिड अगर ये कोविड जैसी फिर से कोई सिचुएशन आए, तो देयर शुड बी सम क्लॉज बाय विच IMF कैन गिव अनकंडीशनल एड।
तो ये कंडीशनैलिटी जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, सो आई वुड से कि यू कैन नॉट ब्लेम IMF की इन्होंने इन देशों को समर्थन नहीं दिया। याद करिए उसके बाद दिया है। ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान को, उसके बाद सब्सिक्वेंटली IMF ने इनको व्हाट वी कॉल एडजस्टमेंट लोन्स दिए हैं। लेकिन एडजस्टमेंट लोन्स के तहत उनको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एंड दैट इज बीइंग डन। सो आई थिंक इंडिया वाज राइट। इंडिया की बात ठीक है कि हमारे पास काफ़ी रिजर्व्स है। इंडिया केम स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प आवर नेबर्स इमीडिएट क्राइसिस, बट इसमें ये कहना कि हमने किया लेकिन IMF की गलती कि उन्होंने नहीं किया, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, लेकिन अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें सर, तो आगे जाते हुए उनके बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में कैसे बदलना होगा IMF और वर्ल्ड बैंक को, अगर उनको ज़्यादा रेलेवेंट होना है? ग्लोबल साउथ की बात हम लगातार कर रहे हैं, भारत को भी उसमें इंक्लूड करना, भारत की प्राथमिकताओं को इंक्लूड करना, तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए ये जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, जो क्योंकि अब ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की हम बात करें 80 साल पूरे हो गए हैं, तो किन रिफॉर्म्स की ओर आपको जाते हुए दोनों संस्थाएं दिख रही हैं? देखिए, IMF की सबसे मेजर रिफॉर्म्स इज डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि IMF का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो किसी एक कंट्री की करेंसी को अहमियत ना दें, और SDR जब IMF लोन देता है वो SDR के हिसाब से देता है। SDR इज अ कॉम्पोजिट करेंसी ऑफ मेनी करेंसीज, और किसी को पता नहीं किसका कितना वेट है। तो हम ये नहीं कहते कि हमने डॉलर में दिया कि येन में दिया कि पाउंड में दिया। इनकी अहमियत थी कि SDR वॉज अ यूनिवर्सल करेंसी। प्रॉब्लम ये है कि ये करेंसी कभी इवॉल्व नहीं हुई है एक्सेप्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। खाली अकाउंटिंग चलती है IMF में कि आपके SDR जितने बढ़ गए हैं, आपका डेफिसिट इतना है, आप ये करिए। तो इट हैज नेवर इमर्ज एज अ करेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। सो IMF हैज नॉट बीन एबल टू डेवलप अ ग्लोबल करेंसी। नाउ जब तक USA रिमेन्स द मेजर ट्रांजैक्शन कंट्रीज, 80% जो आजकल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर में होते हैं। द गोल्ड द ऑयल अभी तक डॉलर में डिनोमिनेट करता है। इवन जो अमेरिका की सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, रशिया है, वेनेजुएला है, वो भी अपनी ऑयल को डॉलर में डिनोमिनेट करता है। तो IMF की प्राथमिकता, मेन रिफॉर्म दैट कैन टेक प्लेस इज कि उनकी जो मैनेजिंग बोर्ड है उसका कॉम्पोजिशन में थोड़ी साउथ की रिफ्लेक्शन और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक दैट विल टेक अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMF विच इज़ टेम्पररी कंडीशनल लोन। सो आई डोंट थिंक IMF में इतनी बदलाव की इशू इतनी ज़्यादा है जितनी वर्ल्ड बैंक में है। वर्ल्ड बैंक की प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड बैंक गिव्स डेवलपमेंट लोन्स। अगेन जैसी बैंक है तो बैंक किसको रिस्पॉन्ड करेगा? जो उसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर अगेन इज द USA in terms of contributing. So I don't see how the reforms, आप 2-3 और इंडियंस डाल देंगे मैनेजिंग बोर्ड में, या जर्मन्स को डाल देंगे, या साउथ अफ्रीका, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है रिफॉर्म का। दैट इज व्हाट आई एम नॉट वेरी क्लियर। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे, और वित्त मंत्री ने कुछ और भी बयान दिए हैं, खासतौर पर जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए FDI को लेकर के चाइना से नहीं आएगा, उस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और हम चर्चा कर रहे हैं जो ब्रेटन वुड संस्थाएं हैं उनमें रिफॉर्म्स की। प्रोफेसर मनोज पंत जो कि पूर्व निदेशक हैं IFT के हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक बार फिर से हम समझना चाहेंगे उस बड़े बयान की तरफ जो वित्त मंत्री ने कहा है कि जो पड़ोस के देश हैं जो पाबंदियां लगाई गई थी, खासतौर पर उनका इशारा चीन की तरफ है कि वहाँ से FDI को हम मतलब लिबरलाइज नहीं करेंगे अब। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि हम शायद इस पर विचार करना शुरू कर सकते हैं। तो इस पूरे FDI पॉलिसी को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि इसमें इन टर्म्स इकोनॉमिक्स आई कैन अंडरस्टैंड फॉरेन मिनिस्टर को पॉलिटिकल सेंसिटिविटी देखनी पड़ती है, और अभी तक चाइना के अगेंस्ट पॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी हैं, थोड़ा बीच में कम हो गया आफ्टर द बॉर्डर सेटलमेंट जी। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे लिखा है वो रियलिटी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, FDI चीज़ है क्या? FDI से हम कहते हैं FDI एंड ट्रेड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। FDI क्या चीज़ होती है? FDI होती है जो बाहर वाली कंपनी अंदर तीन चीज़ें लाता है। एक तो टेक्निक लाता है, तकनीकी टेक्नोलॉजी, दूसरा इनपुट्स लाता है एंड आउटपुट सेल करता है। ये तीन चीज़ें हैं। ट्रेड में खाली इनपुट्स आउटपुट्स हैं, FDI में उसमें टेक्नोलॉजी मिला दी जी। अब ये है कि FDI किसी कंपनी के लिए FDI सबसे महंगा ऑप्शन है, क्योंकि एक बार अंदर घुस जाओ और कोई प्रॉब्लम हो तो आप फैक्ट्री को उठा के ले तो नहीं जा सकते ना। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट पिक अप योर फैक्ट्री एंड टेक इट आउट ऑफ फैक्ट्री। तो आई अग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखिए, FDI और ट्रेड, आप किसी भी कंट्री में किसी दो कंट्री को देख लीजिए या तीन कंट्री, FDI एंड ट्रेड आर अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो टिपिकली ट्रेड स्टार्ट होता है आयात या निर्यात एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू FDI जब फॉरेन कंपनी सोचता है कि हमको अपनी तकनीकी देश के अंदर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये है सिचुएशन। तो अगर अब आपके सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है आजकल? चाइना। नाउ क्वेश्चन इज, चाइना यू कैन स्टॉप चाइना's ट्रेड एनी टाइम, बट अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें इनटू FDI, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आफ्टर ऑल चाइना भी कोई मूर्ख लोग थोड़ी है कि यहाँ पर FDI करके कल इसको बंद कर देंगे। FDI डज नॉट रिवर्स इजीली। नाउ इसका एडवांटेज क्या है? आज के दिन देखिए, दुनिया में मंदी है ट्रेड में। आप देख लीजिए, इंडिया भी ट्रेड, आप देखिए सर्विसेज को छोड़कर इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड इज एट स्टैंड स्टिल, और आप चाहते हैं आगे जाना। ट्रेड इज 50% ऑफ योर GDP, एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट्स कंबाइन। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपकी मेन ट्रेडिंग मार्केट्स कौन सी हैं? UAE, यूरोप एंड USA, सेम एज चाइना। तो आजकल अगले 5-6 साल में कहूँगा, आपको एक छोटी सी विंडो मिली है कि किसी कारण से, लेट अस नॉट गो व्हाई, द वेस्ट इज सस्पिशियस ऑफ चाइना, करेक्ट? तो इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ ट्रेड अगर चाइना से इंडिया को शिफ्ट हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया लॉन्ग टर्म। सो आई बिलीव अगर आपको China +1 स्ट्रैटेजी जो एसेंशियल है करनी है, तो इस समय विथ ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस, एंड चाइना ऑल्सो नीड्स इट इज अ गुड टाइम कि हम सोचें कि लेट अस अलाउ what we might call restricted FDI from China into India. I don't see any problem. मुझे तो इसमें इतनी सीरियस सिक्योरिटी रिस्क नहीं लगती। बताऊं क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आजकल भी बिकम अ मेजर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर। उसमें मोबाइल फोन्स भी है। मोबाइल फोन्स में अभी जो इंडिया में खाली नॉन सिक्योरिटी रिस्क इश्यूज प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, दैट इज असेंबली and so I think there's nothing wrong, and here I think she has made a politically correct statement, but अगले 5-6 साल में I think हमको इसको देना चाहिए कि अगर China +1 स्ट्रैटेजी को हमको लागू करना है तो we will have to allow some of this FDI। प्रोफेसर पंत, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आपने शिरकत की इकॉनमी टुडे में, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्वपूर्ण प्रभावों की चर्चा की। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र